हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई। ये धरती, चांद, सितारे, आकाश गंगाएं कैसे बनी, क्या आप जानते हैं। आस्था कहती है कि ये दुनिया किसी ईश्वर, अल्लाह या गॉड ने बनाई, और धार्मिक लोगों की कहानियाँ एकदम चुटकुले जैसी है। दूसरी ओर साइंस कहती है कि ये दुनिया बिग बैंग से बनी। 13.8 अरब साल पहले ये विशाल ब्रह्मांड छोटे से एक बिंदु में बंद था, जिसमें विस्फोट हुआ और सारा ब्रह्मांड बन गया। अगर एक धार्मिक व्यक्ति की नज़र से देखे तो बिग बैंग वाली बात उन्हें भी चुटकुले जैसी ही लगेगी। बिग बैंग के वो कौन से सबूत है जो इस जोक जैसी बात को सच साबित कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं बिग बैंग के सबूत। दोस्तों, बात तो ये सच है कि जिस इंसान को साइंस की ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है और उससे कहा जाए कि ब्रह्मांड पहले एक बिंदु में था, फिर बिग बैंग हुआ और यह सब हो गया, तो वाकई में वो व्यक्ति सोचने लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक बिंदु से बिग बैंग होकर कैसे निकल सकता है। सच में बात तो ये भी हैरान कर देने वाली है कि ये हो ही कैसे सकता है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ ऐसी नहीं है कि किसी ने आकर ऐसे ही कह दिया कि एक गोला था, उसमें धमाका हुआ और तब से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। साइंस की थ्योरी कोई धर्म ग्रंथों की कोई कहानी नहीं है कि किसी ने बेवजह लिख दी हो, क्योंकि जब साइंस जब कोई बात कहता है तो कुछ न कुछ तथ्यों के आधार पर ही कहता है। साइंस लेकिन, किंतु, परंतु, शायद, हो सकता है ऐसे शब्दों को बिल्कुल ही सिरे से नकार देता है। और वो जो तथ्य होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिसे तुम खुद जांच सकते हो, परख सकते हो, उस पर तर्क वितर्क कर सकते हो। उनमें कोई गलती हो तो तुम निकाल सकते हो। और जब साइंस इतने भरोसे से कुछ कहता है तो वो विश्वसनीय बात हो ही जाती है, क्योंकि उस बात को मानने के अलावा हमारे पास और कोई चारा बचता ही नहीं। और ये साइंस पर भरोसा करने की वजह ये भी एक है कि जब साइंस कोई भी थ्योरी दुनिया के सामने रखता है तो उन बातों को लोगों द्वारा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई थ्योरी या फॉर्मूला बना लिया और उसे किसी रिसर्च पेपर पर लिख दिया यानी वो बात सच ही हो गई। साइंटिस्ट जब कोई थ्योरी या फॉर्मूला देता है तो उसे लोग पढ़ते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं, अगर वैसा होता तो कैसा होता, इसमें ये गलती हो सकती है, इसमें फलां ढिमका गलतियाँ और भी हो सकती है। और जब वो रिसर्च पेपर, थ्योरी या फार्मूला इतना सारा क्रिटिसिज्म झेल लेता है सारी दुनिया के अलग अलग दिमागों का, तो फिर उस पर विश्वास करना बनता है। तब लगता है कि हाँ, इस बात में कुछ दम है। तो ऐसे ही कुछ सबूत हमें बिग बैंग के देखने को मिलते हैं। और ये जो फैक्ट है हमें ऑब्जर्वेशनल डाटा से मिलते हैं, कुछ हमें मैथमेटिकल मॉडल्स के आधार पर मिलते हैं। और इन सबको मिला जुला कर जो हम पूरे फैक्ट देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये सच है और इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बिग बैंग का मॉडल है। इससे हम समझ सकेंगे कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये कैसे बना। तो ये जो मॉडल है इसमें आप लेफ़्ट साइड में जो देखते हैं यही वो पॉइंट है जहाँ से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। और उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं ये आफ्टर ग्लो लाइट है, जो कि 3,75,000 साल बाद प्रेडिक्ट करते हैं साइंटिस्ट की। ऐसा एक मोमेंट आया होगा कि जब बिग बैंग से लाइट निकली होगी, तो ये एक प्रेडिक्शन है और ये प्रेडिक्शन मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर चलती है। और कुछ जो है ऑब्जर्वेशनल डाटा भी इसमें यूज़ होता है, तो उसके आधार पर ये सारी चीज़ें चलती है। और उसके बाद जो मैटर बनना और फिर सूर्य का बनना, गैलेक्सी का बनना और तारे, ग्रह, सारी चीज़ें बनती है। और आज हम ये जो यूनिवर्स देखते हैं ये एक इवोल्यूशनरी फेज़ में है, मतलब जहाँ से वो एक पॉइंट से विस्तार होना शुरू हुआ उसके बाद ये लगातार बदलता जा रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है
ये जो पहले से मतलब बिग बैंग के पहले से जो थ्योरी थी वो थी स्टैटिक यूनिवर्स की थ्योरी। हालांकि उसके कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ नहीं था, लेकिन ऐसा मानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है हमारा ये स्टैटिक है, मतलब सब रुका हुआ है, जैसे जो जहाँ है वैसे ही है, बस शुरुआत से वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन फर्स्ट क्लू जो इसका मिलता है हमें बिग बैंग का, वो आइंस्टाइन की थ्योरी से ही मिलता है। आइंस्टाइन ने जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जब पेश किया था तो उसमें उन्हें ऐसे संकेत मिले थे कि ये जो ब्रह्मांड है इसका फैब्रिक स्ट्रेच होना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। तो ये चीज़ उन्हें अपनी थ्योरी में मिली, लेकिन वो जो थे वो पुराना वो मेंटल ब्लॉक चलना आ रहा था स्टैटिक यूनिवर्स का। आइंस्टाइन खुद भी इसका शिकार थे, मतलब कुछ समय तक खुद आइंस्टाइन भी यही समझ रहे थे कि ये यूनिवर्स विस्तार ना होकर स्टैटिक है। बाद में वो ये सोचने लगे कि ये स्टैटिक कैसे हो सकता है, इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी। फिर आइंस्टाइन ने सोचा कि इसे मैं विस्तारित मान लूँ। इसे अगर मैं विस्तारित मान भी लूँ तो ये एक्सप्लेन करना समझ के बाहर की बात है, और अगर ये विस्तारित है भी तो इस विस्तार की शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई होगी, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो हर चीज़ों को सरल से सरल रखना चाहते हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो आइंस्टाइन ने भी ऐसा सोचा कि नहीं, ये जो मेरी थ्योरी जो मुझे प्रेडिक्ट करके बता रही है ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी ही तरफ से एक कांस्टेंट वहाँ पर डाल दिया ताकि उस इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। उसको आइंस्टाइन बाद में कहते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मैं कांस्टेंट वहाँ डाला, जबकि ये कांस्टेंट कुछ नहीं था, यही दर्शा रहा था कि ये जो यूनिवर्स है वास्तव में विस्तार हो रहा है। तो वहाँ से उनको क्लू मिलता है, वो मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर ही मिलता है, ये कोई ऑब्जर्वेशनल नहीं था। एक मैथमेटिकल मॉडल है हमारे पास जो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से, और उससे ये प्रेडिक्शन हो रहा है कि ये यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन शुरू होती है। एडविन हबल एक साइंटिस्ट है जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, उसको जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्होंने ये जाना कि उससे जो लाइट आ रही है वो वास्तव में रेड शिफ्टेड है, यानी कि वो लाइट रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब इससे आगे हम बात करें, इससे पहले हम रेड शिफ्ट को जान लेते हैं। अब ये जो स्क्रीन पर आप इमेज देख रहे हैं, इसमें एक लाइट का सोर्स दूसरी ओर जा रहा है और दूसरी लाइट का सोर्स जो है वो पास आ रहा है। तो जब भी कोई लाइट का सोर्स हमसे दूर जाता है तो उसकी लाइट जो है रेड शिफ्टेड हो जाएगी, क्योंकि जो वेव्स है, जो लाइट वेव्स है, ये जितनी भी हैं सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही स्पेक्ट्रम है। एक पर्टिकुलर नैरो स्पेक्ट्रम है जिसको कि हमारी आंखें प्रकाश के रूप में डिटेक्ट करती है, और इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें कि यूवी रेज भी है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती। इसी तरह अल्ट्रावायलेट रे भी है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती, रेडियो वेव्स को भी हमारी आंखें नहीं देख पाती। तो ये सारी बहुत तरह की वेव्स है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही आती है। तो इस प्रकार से हबल ने जो देखा तो उन्हें समझ आया कि जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है ये हमसे दूर जा रही है, क्योंकि उसकी जो लाइट है वो रेड शिफ्टेड है। ये तो मैथमेटिकल मेथड था, फिर उसे ऑब्जर्व करके भी प्रूफ किया गया। इस तरह से हमें पता चलता है कि ये यूनिवर्स विस्तार कर रहा है। फिर जब स्पेस में हबल टेलीस्कोप भेजा गया और जो हमें सबूत मिले, उसके बाद तो इस थ्योरी को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसका हम और एक प्रूफ देखें जिससे कि ये थ्योरी और मजबूत हो जाए।
ये स्क्रीन पर आप जो टीवी देख रहे हैं, ये आपको झिलमिल झिलमिल दिखाई दे रही है। यही वो प्रूफ है। अब ये कैसे बिग बैंग को साबित करती है वो देखते हैं। अब ये जो आप देख पा रहे हैं इसे कहते हैं CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। और ये जो रेडिएशन है ये हम यूनिवर्स में चाहे जिधर भी अपना एंटीना घुमा दे, ये रेडिएशन हमें हर जगह मिलता है। यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से रेडिएशन नहीं आते। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चला? दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्टों का एक ग्रुप था। तो वो एक रेडियो टेलीस्कोप के जरिए आसमान को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ डिस्टरबेंस उन्हें आ रही है। वो जहाँ भी कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ डाटा मिलता है और कुछ डिस्टरबेंस भी मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि एंटीना किसी ऐसी जगह घुमा लेते हैं कि जहाँ स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, जो जगह पूरी तरह से खाली हो। लेकिन वहाँ से भी उनको डिस्टरबेंस मिल रही थी, जो जगह पूरी तरह खाली भी थी। तो इस चीज़ से वो बड़ा परेशान हो गए। फिर उन्हें लगा कि उनके इंस्ट्रूमेंट में ही कोई ना कोई फॉल्ट हो। तो उन्होंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को दोबारा जांच किया। उसके बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व करना चाहा तो फिर से वही दिक्कत आने लगी। तब उन्हें लगा कि दिक्कत हमारे इंस्ट्रूमेंट और एंटेना में नहीं, ये जो डिस्टरबेंस आ रही है ये वाकई एग्जिस्ट करती है और यूनिवर्स के साथ इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध है। फिर उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा और वो जब प्रकाशित हुआ तो बाद में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो रिसर्च पेपर पढ़ा और उससे पहले ही वो जो साइंटिस्ट थे वो ऐसा प्रेडिक्ट कर चुके थे कि अगर यूनिवर्स का विस्तार हुआ है तो ये कहीं ना कहीं एक जगह पर संकुचित होना चाहिए। और अगर बिग बैंग हुआ होगा तो वो बहुत हॉट रहा होगा, डेंस रहा होगा। और अगर हॉट और डेंस रहा होगा तो ज़रूर वहाँ से रेडिएशन निकला होगा। और अगर वहाँ से रेडिएशन निकला होगा तो वहाँ से उसको आज भी डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्स की जो फैलने की रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से यूनिवर्स के जो पुराने इवेंट हैं उनको आज भी कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं। तो इस तरह से हम बिग बैंग होने के कई सारे सबूत मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बिंदु से बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जिसके रेडिएशन आज भी हम कहीं अपना एंटीना घुमाएं तो उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप में से कई लोगों के साथ ये वाक़या हुआ होगा। याद करिए जब आप ब्लैक एंड वाइट टीवी के एंटीना को दूरदर्शन देखने के लिए इधर उधर घुमाया करते थे, तब आपको टीवी पर क्या दिखाई देता था। बस इसी तरह आज ये बात बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये दुनिया किसी ईश्वर अल्लाह गॉड ने नहीं बनाई, ये सब बिग बैंग से हुआ है। ये बात पूरी तरह से समझने के लिए हमें इस विषय को और गहराई से पढ़ना होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।